राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपनी जो क्लास रहेगी आर्थिक समीक्षा 2024-25 से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं लिख करके। इसके अलावा कंप्लीट सारा मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है और इससे पहले मैंने एक क्लास भी लिया, आप देख लेना, उसको अच्छे से देखना। अगर वो नहीं देखी है तो इसमें सारा का सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाला जो करवाया है उससे मैंने सारे यहाँ पर क्वेश्चन बनाए हैं। पहले जो जितना रहा था वो मैंने आगे किया है, तो एक बार जो जितना रहा था वो करते हैं और फिर लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे और इन्हीं से ही आपको सच में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज अपने जो करेंगे सकल स्थायी पूंजी निर्माण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में देखो GFCF। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इससे पहले अपनों ने जो किया था ये पेश किया था और यहाँ पर ये भी कर लिया था, देखो, और ये भी कर लिया था अपनों ने GSV में क्षेत्रवार योगदान। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप वो क्लास भी देख सकते हो। अगर वो नहीं देखी है तो इसमें वो क्वेश्चन के थ्रू सारे मैं आगे करवा दूंगी। तो अब देखो यहाँ पर जो बचा था वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि GFCF यानी कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। तो ये देखो, सकल स्थायी पूंजी निर्माण GFCF, इसका अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि के दौरान नए स्थायी पूंजीगत संसाधनों, जैसे कौन, मशीनरी, उपकरण, इनके लिए जो निवेश किया जाता है ना, जिससे क्या है अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता बढ़ सके। तो यही इसका अर्थ है। और मैंने आगे एक क्वेश्चन बनाए, ये बाद में करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सच में क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। पहले इनको सीधा पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन भी आप खुद ही कर लोगे, आपके खुद मतलब आंसर निकल जाएंगे। देखो जो CFCF जो कि प्रचलित मूल्यों पर, जो कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण GFCF में जो कि प्रचलित मूल्यों पर 2023-24 में कुल जो देखो GFCF यानी कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण वो कितना है टोटल। तो इसका टोटल ध्यान रखना, वो टोटल है 4.48 लाख करोड़, ठीक है ना, कि 2023-24 में जो कुल सकल स्थायी पूंजी निर्माण GFCF है वो है 4.48 लाख करोड़। वृद्धि दर कितनी रही है, इसको रट लो अच्छे से, वृद्धि दर रही है 11.65% वृद्धि दर रही है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से ध्यान रखना कि यह GSDP का कितना है। तो भाई ये जो GSDP का है वो है 29.45%, इसको अच्छे से ध्यान रखना। इसी से कैसे क्वेश्चन बनता है वो मैं बताती हूँ आपको। देखो मैंने ये क्वेश्चन भी बनाया है कि 2024-25 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण जो कि GFCF यानी कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो 29.45% है। यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP मैं लिख देती हूँ, आप थोड़ा सा इसको, ऐसे कईयों को ध्यान नहीं रहता है। तो देखो सकल स्थायी पूंजी निर्माण है वो तो है GFCF और सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 2024-25 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण, देखो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो रट लो 29.45%, ठीक है। अब ये सकल स्थायी पूंजी निर्माण है क्या, तो देखो सकल स्थायी पूंजी निर्माण सरकारी और जो निजी क्षेत्र है यानी कि जगह गवर्नमेंट और जो प्राइवेट क्षेत्र है, इसका ध्यान रखना। जो कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण सीधा भी पूछा जा सकता है क्या है, तो इंपॉर्टेंट है कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण सरकारी और निजी क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्ति पर किए जाने वाले शुद्ध पूंजी व्यय का एक आंकलन है भाई। तो अब मैं पहले जो बता रही थी वही लाइन देखो क्वेश्चन में मैंने बनाई है कि 2024-25 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण, जो कि देखो इसको आप 4.48 लाख भी लिख सकते हो। इसको पूरा अगर नहीं आता है ना, ज्यादातर ऐसे ही आता है 4.48 लाख, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी ध्यान रख लेना और ऐसे भी ध्यान रख लेना, जो कि 4.48 लाख यानी कि 4,48,061 करोड़ अनुमानित है 2024-25 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण, जो कि एक सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कि GSDP का कितना है, तो 29.45। अब ये लाइन घुमा फिरा के मैंने 2 बार लिख ली, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि पढ़ तो बहुत लेते हैं और समझ में भी नहीं आता और याद भी नहीं रहता। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना कि देखो सकल स्थायी पूंजी निर्माण GFCF, इसमें देखो जो CFCF यानी कि प्रचलित मूल्यों पर है, जो टोटल 2023-24 में कुल देखो GFCF 4.48 लाख करोड़ है। वृद्धि दर कितनी रही है, तो वृद्धि रही है 11.65%। और ये ध्यान रखना यह है GSDP का
32.45% है। आगे देखो जीएफसीएफ में योगदान देखो निजी क्षेत्र को कितो है, सार्वजनिक क्षेत्र को कितो, प्राइवेट और सरकारी दोनों को कितो कितो ध्यान रखो। जीएफसीएफ में योगदान निजी क्षेत्र का 78.27% और सार्वजनिक क्षेत्र का 21.73%। आगे देखो थोक मूल्य सूचकांक, बाद में सारे क्वेश्चन भी करेंगे, जितना आप लोग कवर करें सभी का करेंगे। देखो पीछे एक वीडियो बनाई उसका भी आ जाएगा इसमें। थोक मूल्य सूचकांक ये होता है WPI। इसका ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट कि थोक मूल्य सूचकांक है, इसका वर्ष आधार वर्ष क्या है, तो थोक मूल्य सूचकांक का रट लो 1900 यानी कि 1999 से 2000, 1919 से 2000 यानी कि 1999 2000 ये है, इसका राजस्थान का है। तो आधार वर्ष ध्यान रखना, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष इसको रट लो। एक इसमें ये रट लो कि इसमें शामिल वस्तुएं कितनी है, तो 154 वस्तुएं हैं शामिल थोक मूल्य सूचकांक में। वस्तुएं ध्यान रखना 154 वस्तुएं, आधार वर्ष ध्यान रखना 1999 2000। और एक चीज ये ध्यान रखना है कि अगर पूछे WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक में क्या शामिल है क्या नहीं, तो देखो WPI में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सिर्फ वस्तुएं शामिल करी जावे भाई, इनमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। आगे CPI करेंगे उसमें दोनों को शामिल किया जाता है। तो रट लो पहले थोक मूल्य सूचकांक में सिर्फ वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं। 3 चीजें याद हुई, थोक मूल्य सूचकांक को आधार वर्ष 1999 2000, शामिल वस्तुएं 154 है, और थोक मूल्य सूचकांक में सिर्फ वस्तुएं शामिल किया जाए, सेवाओं को नहीं किया जाए। ठीक है, फिर ये देखो शामिल वस्तुएं देखो 75 प्राथमिक वस्तुएं हैं, 69 विनिर्मित वस्तुएं हैं, 10 ईंधन इत्यादि है। तो आगे मैंने इसके लिखे, ये देखो अगर इसमें से ये क्वेश्चन आता है कि ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 12 जो कि सबसे ज्यादा विनिर्मित उत्पाद है। अब विनिर्मित उत्पाद देखो कहाँ है, ये रहा विनिर्मित जो वस्तुएं, आप इसको देख करके मत देखना, ये देखो यहाँ पर 49.853 है, तो ये सबसे ज्यादा है विनिर्मित उत्पाद। उसके बाद में कौन सा है, प्राथमिक वस्तुएं हैं, फिर ईंधन है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी कि शामिल वस्तुएं कितनी है 154 वस्तुएं, जिसमें सबसे ज्यादा विनिर्मित वस्तुएं हैं। ठीक है, और आधार वर्ष 1999 2000 और इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। वो थोक मूल्य पढ़े आपने WPI। अब देखो CPI जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, भाई उसमें क्या था, WPI में तो था केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता था, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में दोनों को शामिल किया जाता है। इसको अच्छे से देखो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI यह उपभोक्ता के क्रय मूल्य पर आधारित है। एक तो ये CPI में वस्तुओं व सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है, और मुद्रास्फीति मापन के लिए CPI का उपयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अभी अपनों ने पढ़ा क्या, DPI पढ़ा, WPI पढ़ा, जो कि थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI, इसमें ओनली वस्तुओं को शामिल किया जाता था, और CPI में वस्तुएं एवं सेवाओं को। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो, पता नहीं क्या बोला जा रहा है, तो थोड़ा इस पे ध्यान मत देना। तो देखो उपभोक्ता सूचकांक, इसका आकलन मतलब हर महीने होता है, प्रति महीने इसका आकलन होता है, क्योंकि मैं भी तो सोच रही हूँ अभी 4th ग्रेड का एग्जाम है, तो आपका जल्दी से हो जाए, ताकि आप लोग ये ना बोलो कि ये तो बाद में करवाया क्या ही फायदा। तो इसमें क्वेश्चन आए तो आपका ही फायदा हो, बाकी उनके बाद में जो होता है वो तो सारे करेंगे, तो अभी फिर दिन ही नहीं रहे हैं। देखो इस महीने में 4 प्रकार के CPI तैयार किए जाते हैं, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसका आकलन प्रति महीने हर महीने हुआ है भाई, और हर महीने कितना प्रकार का CPI तैयार किया जाए, 4 प्रकार का। किसा देखो इस CPI देखो 4 प्रकार का, एक तो औद्योगिक श्रमिकों हेतु, दूसरा कृषि श्रमिकों हेतु, तीसरा ग्रामीण श्रमिकों हेतु, और चौथा ग्रामीण व शहरी संयुक्त हेतु। अब इनका एक चीज ध्यान रखना भाई, वो ध्यान रखियो कि आकलन प्रति महीना करो जाए, और हर महीने के 4 प्रकार का CPI है। अब जो ग्रामीण और शहरी संयुक्त क्षेत्र है, ये देखो इसका देखो आप इन चारों सूचकांकों में, ये जो 4 सूचकांक है, इसमें जो ये ग्रामीण और शहरी संयुक्त सूचकांक है, ये देखो NSO दिल्ली द्वारा जारी किया जाता है। अब इनमें से चारों में से पूछ ले दिल्ली द्वारा कौन सा जारी किया जाता है, तो ग्रामीण और शहरी संयुक्त ना रट लो, दिल्ली के द्वारा जारी किया जाए, और बाकी ये 3 बची है। ये तीनों सूचकांक श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ से जारी होते हैं। अच्छे से देख लो इसको। अपनों ने क्या पढ़ा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल है। इससे पहले थोक मूल्य पढ़ा, ये देखो थोक मूल्य सूचकांक पढ़ा WPI, इसमें शामिल ही 154 वस्तुएं, आधार वर्ष 1999 2000, और केवल इसमें
वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं। ठीक है, फिर पढ़ा अपनों ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसमें क्या है, वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल है, और इसमें मुद्रास्फीति मापन के लिए जो जिसका उपयोग किया जाता है CPI का किया जाता है, और इन आंकलन है हर महीना हुआ है, और 4 प्रकार की CPI तैयार की जावे। देख लो कौन कौन से किए जाते हैं, ये रहे, जिसमें से ग्रामीण और शहरी है, इसका देखो NSO दिल्ली द्वारा जारी किया जाता है, और जो ये तीनों बच गई, इन तीनों सूचकांक का जारी किया जाता है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा जारी किया। इतना पढ़ा अपनों ने, याद हो गया होगा क्लास में। आगे देखो औद्योगिक श्रमिक, ये देखो आधार वर्ष है औद्योगिक श्रमिक का 2016। तो अपनों ने क्या पढ़ा, थोक मूल्य सूचकांक जिसका 1999 2000 था आधार वर्ष, इसका कौन सा औद्योगिक श्रमिक का 2016 आधार वर्ष। ठीक है, जारीकर्ता कौन है औद्योगिक श्रमिक का, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, जिसमें से एक था जो कि ग्रामीण और शहरी संयुक्त, ये था दिल्ली, यानी कि NSO दिल्ली द्वारा जारी, और ये फिर तीनों बच गए, वो किससे है, वो देखो श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा जारी करता। तो ये भी देखो प्रति माह 4 यानी कि सॉरी जो CPI तैयार किए जाते हैं वो हर महीने 4 प्रकार की CPI तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखो राजस्थान के 3 केंद्रों से किया जाता है। कौन कौन से भी CPI तैयार किए जाते हैं, 3 केंद्रों में तैयार किया जावे, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर। रट लो, 3 केंद्रों में तैयार किया जाए, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर। अब देखो राजकोषीय प्रबंधन, इसमें देखो 2023-24 का तो संशोधित अनुमान और राजस्व घाटा है। ये देखो कि राजकोष के प्रबंधन में राजस्व घाटा कितना है, तो इसको देखो 38,955 करोड़ राजस्व घाटा। और इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जिसमें GSDP का कुल कितना है 2.56%। इसको अच्छे से ध्यान रखना, राजकीय घाटा GSDP का टोटल है वो है 2.56%। ये राजस्व घाटा, और ये राजकोषीय घाटा देखो ये है 65,580 करोड़। तो राजस्व घाटा जो कि GSDP का टोटल है 2.56, इसका ध्यान रखना, राजस्व घाटा GSDP का टोटल 2.56, और राजकोषीय घाटा ये GSDP का है 4.31%। अब इनको देखो तो देख लेना, बाकी मैं PDF डाल लूंगी, ये थोड़ा इतना नहीं, बाकी पढ़ लेना, कोई पता नहीं। प्राप्ति देखो, प्राप्तियां देख लो, कुल राजस्व प्राप्ति है वो देख लो, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि देख लेना 4.25, और प्रदेश के स्वयं कर में राजस्थान में वृद्धि हुई 7.72, ये थोड़ा सा देख लेना आप। अब देखो मैंने ये भी लिखा है राजस्व प्राप्ति घटते क्रम में, मैंने लिखा है कि ये थोड़ा आप रखते रहना, पहला ध्यान रखना ना कि स्वयं का कर राजस्व है वो कितना है, वो है 45%। इसके अलावा देखो सबसे ज़्यादा ये है, उसके बाद में केंद्रीय करों में देख लो 16% हिस्सेदारी है, केंद्रीय सहायता 7.3% है, और कर से भिन्न राजस्व 5%। तो राजस्व प्राप्ति में जो सबसे ज़्यादा देखो स्वयं का कर राजस्व 45%, ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा कुल राजकोष की देनदारियाँ, ये देखो देनदारियाँ टोटल देखो 5,71,639 करोड़, ये है कुल राजकोष की देनदारियां, जिसमें कि वृद्धि ध्यान रखो 13.07%, और GSDP का ध्यान रखना 37.57%। अब मैंने यहाँ पर राजकोष की देनदारियां भी घटते क्रम में लिख रखी है, आंतरिक ऋण, फिर राज्य बीमा और प्रावधायी निधि, इनके बाद में देखो ऐसे लगा करके कि इसके नीचे का आरक्षित निधि व जमा, फिर केंद्र सरकार से ऋण। अब ध्यान रखो कि स्कीम वार प्रीव्यय 2024-25, इसका जो कुल प्रीव्यय खर्चा है वो देखो कितना है 2,96,033.99 करोड़, ये कुल प्रीव्यय है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2.09 करोड़। ठीक है, अब इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि स्कीम पर जो व्यय है वो सबसे ज्यादा किसका है, स्कीम पर व्यय सबसे ज्यादा सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं का है। अभी पहले नंबर पर है ये सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं, जो कि 54.79%, और ऊर्जा को 14.13 है, परिवहन को 6.38 है, कृषि एवं संबंध सेवाओं का 5.84% है, और ग्रामीण विकास का 9.65% है। तो सबसे ज्यादा इसका ध्यान रखना स्कीम पर व्यय वो सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं को है 54.79 यानी कि 79%। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर, और इसमें बता दूं कि ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम वाला, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये भी पढ़ना है अच्छे से। तो अब एक बार क्वेश्चन करते हैं तो उनके बाद में ये भी आ जाएगा। तो लो, अब जितना भी अब तक का पढ़ा है, पहली जो वीडियो मैंने डाली है वो आपने पढ़ा है, अब तक का जितना पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। और इसके अलावा मैं देखूंगी टाइम मिला तो अपने टेलीग्राम पर क्विज भी कर लेंगे, ताकि आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा। देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा में फटाफट करूंगी। 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्य पूछा है यहाँ पर, तथा प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है यहाँ पर। ये देखो क्रमश यहाँ पर पहले स्थिर मूल्य का फिर प्रचलित मूल्य का बताना है। तो ये देखो स्थिर मूल्य कितना है
96,638 जो कि स्थिर मूल्य है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्य रट लो 96,638 आपा ही नहीं है बिलिक्स का, यानी कि 96.5 भी। और प्रचलित मूल्य देखो भाई इन्हें 1.85 बिलिक्स का 1,85,053। अब इया को नहीं आवेगो, इया ही आवेगो, ठीक है ना। अगर इया आवे है तो इन्हें भी याद कर लियो 1.8505 दिन याद कर लियो, यानी कि 1.85। और आगे देखो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2024-25 के अनुसार स्थिर कीमत पर 8.03 की वृद्धि है, जबकि प्रचलित कीमतों पर यह वृद्धि कितनी है, तो प्रचलित कीमतों पर 12.23%। मैं पीडीएफ डाल दूंगी, आने अच्छी तरह 2 बार रिवीजन कर लियो चाहे। तो सकल ये देखो आर्थिक समीक्षा या सारांश अलग ग्रह है, बाकी राजस्थान जीके वगैरह सब पढ़ रखे है, रट रखे है, ये याद भी नहीं रहते हैं। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों 2011-12 में रहने का अनुमान कितना है, तो 9.06 लाख करोड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों 2011-12 में रहने का जो अनुमान है वो है 9.06 लाख करोड़। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर, यहाँ पर देखो प्रचलित कीमतों पर 2024-25 में रहने का अनुमान है वो है 17.04 लाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो 2024-25 का है, ठीक है, 17.04 लाख। और इनमें मैं 2023-24 को भी लिख रखी हूँ, अगर 2023-24 का आता है तो कि वर्ष 2023-24 में कितना, तो 2023-24 में था 15.22 लाख करोड़ और 2024-25 में 17.04 लाख करोड़। इनको अच्छे से देखो, 2023-24 आड़ो तो 15.22 और ये 2 प्लस करोड़ है 17.04 लाख करोड़ 2024-25 को अनुमान, ठीक है ये। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कि जीएसडीपी में स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष, अब इनका आधार वर्ष तो पता होगा, आधार वर्ष ध्यान रखना, जैसे कि स्थिर कीमतों का 2011-12 हो गया, तो आपको विशेष ये तो याद ही होगा भाई, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है इनको 2011-12 जीएसटी में स्थिर मूल्यों का जो आधार वर्ष है 2011-12। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसटीपी की गणना देखो 2000 पर मतलब 2 आधारों पर करी जावा, एक तो स्थिर कीमत जिसका आधार वर्ष 2011-12, दूसरा है प्रचलित कीमत पर। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसटीपी की गणना है बाकी तय आधार पर करी जावे 2, एक तो स्थिर कीमत पर, एक प्रचलित कीमत पर। और स्थिर जो कीमत है आधार वर्ष 2011-12 है। अब ये लाइन देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसटीपी 7.82% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्य देखो 2011-12 में क्षेत्रवार योगदान, ये ध्यान रखो अच्छे से, वो है स्थिर मूल्य पर भी 2011 को जो स्थिर मूल्य है इंगो आधार वर्ष तो ध्यान ही हुआ 2011-12 इंग में योगदान देखो आर्थिक समीक्षा राजस्थान में कितना सेवा सब ज्यादा था ना, किसो लगा सेवा, ठीक है ना 45.07 देखो इसका सबसे ज्यादा है। तो कृषि का कितना है 26.54% और उद्योग है 28.39%, यानी कि सेवा को सबसे ज्यादा 45.07 है, ये स्थिर मूल्य की है। और आप लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो उसमें मैंने सारा डिटेल से करवा रखा है, वो देख लेना। प्रचलित और स्थिर का सभी का एक एक में से थोड़ा याद करवाने की भी कोशिश की थी। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 पूछे स्थिर मूल्य 2011-12 में क्षेत्रवार योगदान, ठीक है ना। ये 2024-25 का देखो 2024-25 में सेवा को 45.07 और 2023-24 में देखो भाई सेवा को 45 है, 2024-25 में 8 कम है 43.95, जो कि 2023-24 में सेवा 93.95%। और कृषि देखो 2024-25 में 26.54, तो यहाँ पर कितना है 2023-24 में देखो ये सेम ही है 26-26, परंतु यहाँ पर पॉइंट में यहाँ ज़्यादा है 2024-25 का जो कृषि है 26.54 और यहाँ पर 2023-24 के कृषि 26.21%। और यहीं देखो 2024-25 में उद्योग 28.39 है और 18 उद्योग देखो 2023-24 में 39.84 है भाई, ठीक है वो ज़्यादा है 2023-24 को उद्योग। अगला क्वेश्चन देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार जो प्रचलित मूल्य है उस पर क्षेत्रवार योगदान रहा, वो 2024-25 को प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार और ओ किसो स्थिर मूल्य पर आप देखो कि 2024-25 में स्थिर मूल्य देखो सेवा को स्थिर मूल्य पर 45.07, अगर प्रचलित को पूछ लिया प्रचलित मूल्य पर सेवा को तो 45.92, दोनों में अंतर देखो कि 2024-25 में 45.07 है स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर 2024-25 में 45.92 है, थोड़ा सा अंतर देख लो थे भी देख लो खुद प्रचलित मूल्य पर कितना है
तो देखो नंबर 1 पर दोनों ही सेवा, इनमें भी सेवा क्षेत्र नंबर 1 पर है, इनमें भी सेवा जो है नंबर 1 पर है। तो उद्योग को देखो 2024-25 में प्रचलित मूल्यों पर उद्योग का 27.16%, सेकेंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर 26.92, ये थर्ड नंबर पर, इन तीनों देख लो आप। यानी कि 2024-25 में स्थिर मूल्यांकन देख लो और 2024-25 में प्रचलित मूल्यांकन देख लो, थोड़ा थोड़ा अंतर देख लो, किस हिसाब अंतर है। बाकी मैं पहले वाली वीडियो में करवा रखा है। अब ये रिवीजन के लिए दोबारा लिया है मैंने सारे क्वेश्चन बना करके, और इस वीडियो में सारा ये आ जाएगा, देख लेना। ये देख लो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, सारे के सारे ही, सारे कवर करवाने की कोशिश की है मैंने एक ही वीडियो में, कि आप एक दो देखोगे भटकोगे उससे अच्छा है। देखो 2023-24 में जिलेवार प्रति व्यक्ति आय के अनुसार सबसे उच्च प्रति व्यक्ति आय किस जिले के? मैं याद करवाया था पहले जो वीडियो बनाई उसमें भी ट्रिक से, कि यहाँ पर जिलेवार प्रति व्यक्ति आय की पूछ रही है भाई। एक तो आप प्रति व्यक्ति आय लो, व्यक्ति ऐसे लो, प्रति व्यक्ति है ना, हर अपने फैमिली में किसी न किसी से लव करता है, ऐसे लो, लव करता है भाई, प्रेम स्नेह करता है। 2023-24 में पूछा है जिलेवार प्रति व्यक्ति आय के अनुसार सबसे उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च वही होगा जो को कि आपकी फैमिली लव करेगा, तो अलवर याद रह जाएगा ऐसे। तो आगे क्वेश्चन देखो 2023-24 में जिलेवार प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद के अनुसार, ये देखो फर्स्ट नंबर पे मैंने बताया अलवर, ठीक है ना, पहले नंबर पर अलवर, दूसरे नंबर पर भीलवाड़ा, तीसरे नंबर पर जयपुर, ठीक है, अलवर भीलवाड़ा जयपुर। तो पहला तो ध्यान रखना ही रखना है अलवर। और मैंने सकल स्थायी पूंजी निर्माण इसकी अर्थ बता दिया और इसका ये क्वेश्चन कर लिया था आपने। और चलते हैं इधर कि विगत जो पिछला वर्ष है, विगत पिछले वर्ष की तुलना में पूछा है सकल स्थायी पूंजी निर्माण में देखो वृद्धि दर की गई है, वो वृद्धि दर्ज की गई है 11.65%, ये भी ध्यान रखना। और सकल स्थायी पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक है। अब देखो सकल स्थायी पूंजी निर्माण है जो, यानी कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण GFCF, देखो इंगमा सकल स्थायी पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी है, बात देखो सार्वजनिक क्षेत्र ज्यादा है भाई, निजी क्षेत्र की भागीदारी किससे? सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक है इसकी, याद रह जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो ये कर दोगे। आगे देखो वर्ष 2024-25 में स्थिर 2011-12 बुनियादी कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन, देखो सकल राज्य मूल्यवर्धन क्या है? GSTP है, इसका अनुमानित मूल्य कितना है? तो अनुमानित मूल्य देख लो भी 8.22 लाख करोड़। आगे देखो 2024-25 में प्रचलित बुनियादी कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन का अनुमानित मूल्य कितना है? तो भाई सकल राज्य मूल्यवर्धन अनुमानित मूल्य 15.70 लाख करोड़ रुपए है। ये फर्स्ट मैंने वीडियो डाली उसमें सारा कुछ करवा रखा है, मैं एक बार उस पे लेके जाती हूँ। ये देखो आप देख लो, खुद ही देख लो कि प्रचलित मूल्यों पर कितना है? 15.70 लाख करोड़ और स्थिर मूल्यों पर 8.22 लाख करोड़, वृद्धि भी देख लो। आगे देखो मैं ये स्टार्टिंग में अभी करवाया आपको और यहाँ पर क्वेश्चन लिया है तो खुद ही देख लो। राजस्थान मूल्य सूचकांक में कृषि श्रमिकों के लिए आधार वर्ष है, तो राजस्थान में मूल्य सूचकांक में कृषि श्रमिकों के लिए जो आधार वर्ष है वो है 1986-87। और ये देखो ये मैंने अभी ही आपको स्टार्टिंग में करवाया, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि क्वेश्चन से ज़्यादा याद हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राज्य में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI, और मेरे को ये बताना थोक मूल्य सूचकांक में किसको शामिल किया जाता है? वस्तुओं को किया जाता है या सेवाओं को या दोनों को? तो देखो थोक मूल्य सूचकांक WPI इसका जो आधार वर्ष है वो 1999-2000 रट लो इनको। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देख लो भाई 2012 है आधार वर्ष, और ग्रामीण व शहरी संयुक्त क्षेत्र को 2012, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भी ग्रामीण व शहरी संयुक्त को भी 2012, औद्योगिक श्रमिकों का 2016 है और ग्रामीण श्रमिकों के लिए 1986-83 है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ढंगू देखोगा तो थाने क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ये राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार देखो थोक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस प्रकार का बनता है कि अगर हार्ड क्वेश्चन आता है, टफ क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का बनेगा, सबको अलग कर देगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन याद होगा इस प्रकार का पूछा जाता है। तो देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक WPI है जो, ये देखो ये कितना है? 394.68 है भाई, ठीक है। और राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक जो कि WPI है, इनको उद्देश्य भी ध्यान रखो, अगर उद्देश्य आ जाए, ये देखो मैंने पहले बताया भी था और इसको द्वारा मैंने लिया इसलिए कि द्वारा रिवीजन हो जाए। देखो उद्देश्य है इनको राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक को कि थोक स्तर पर मुद्रास्फीति का मापन करना, और इनमें वस्तुओं कितनी शामिल है? 154 वस्तुएं शामिल करी गई है। और थोक मूल्य सूचकांक को आधार वर्ष बार बार बताऊं मैं 1999-2000 जो कि बराबर 16 है।
तो आपको तो ये सूचकांक मूल्य ध्यान रखना है, इसका जो आधार वर्ष है वो ध्यान रखना है। और 2024-25 देखो इसमें कितना है, 2024-25 में थोक मूल्य सूचकांक ये देखो कितना है, 394.68। और ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया है, ये देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक है वो है 394.68। और यहाँ पर ये ही लिखा है, इसको भी अच्छे से देख लो। और वृद्धि हुई है वो 1.75% की वृद्धि हुई है भाई इंगमा। और 2022-23 को पूछ ले तो 385.45। अठा तो देखो 2024-25 में ज्यादा है, 394.68 है जो कि थोक मूल्य सूचकांक में। 2023-24-25 में 394.68 और 2022-23 में 385.45। इंग में जो परिवर्तन 6.12% को। और आगे का क्वेश्चन और देखो कि राजस्थान का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में कितना प्रतिशत ना, ठीक है, कितना हो तो 15.31%। ये भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये भी ध्यान रखना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़, अब आप लोग इस चीज़ में ज़्यादा ही कुछ ऐसे हो रहे थे कि जहाँ अगर 2029 लिखवा दो तो आप बोलोगे हमने तो जगह जगह ये करवा रखा है 2030। तो भाई जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें ये लिख रखा है, आरपीएससी ने भी यही माना था। और आप ये भी ध्यान रखना, दोनों ही ध्यान रखना, क्योंकि मैं अब अकेला ये 2030 नहीं लिखा सकती, इसलिए कि अगर ये पूछा जाए तो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ही मैंने ये सारे नोट्स बना के आपको ये क्लास लेके आई हूँ। तो राजस्थान का लक्ष्य देखो 2028-29 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पर अब है ना, ये ऐसे दे रखा है। तो मुख्यतः आप इसको मानकर चलना चाहे 2030, पर ये इकोनॉमिक सर्वे में ये लिखा रखा था 2029। तो आप दोनों ही ध्यान रखना, मैंने तो दोनों ही लिखा दिया है। तो देख लो 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना जो कि लक्ष्य 2030 तक रखा गया, अगर ये आता है तो ये भी ध्यान रखना। आगे देखो औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष। अब देखो अगर श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष पूछ ले तो 2016, ठीक है ना। और राजस्थान का कौन सा केंद्र शामिल है, अब ये क्वेश्चन है। इसमें देखो मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पर हल करके और इतना अच्छा नोट्स बनाया, इसमें आपको सारी चीज़ ये समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोग मूल्य सूचकांक आधार, पहले तो इसका आप आधार जो ये आधार वर्ष है ना ये ध्यान रखना 2016 है। फिर राजस्थान का कौन सा केंद्र शामिल नहीं है, इसमें पूछा है 2016 का पूछा है। तो देखो 2016 राजस्थान का, इसमें अजमेर शामिल नहीं है अभी, ई अजमेर की जगह अब अलवर ने शामिल कर लियो, ठीक है ना। 2016 का पूछा है। तो अभी मैं इस चीज़ को ऐसे बताती हूँ कि आप लोग ये इसको अच्छे से पढ़ो कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 बराबर 100 श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा तैयार और जारी किए जा रहे हैं। कौन से, मैंने कहा था ना भाई, एक था जो ग्रामीण और शहरी, वो तो दिल्ली के द्वारा किया जा रहा था जारी, बाकी 3 बचते थे, यानी कि 4 होते हैं। जो 3 बचते वो श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा तैयार किए जा रहे थे, जो कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 100 बराबर श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा तैयार किया जा रहा है। और अजमेर भीलवाड़ा जयपुर को औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की पुरानी श्रृंखला, यहाँ पर पुरानी श्रृंखला की बात की जा रही है, जिसमें अजमेर भीलवाड़ा व जयपुर को औद्योगिक श्रमिकों के लिए पुरानी, देखो कौन सी, 2001 बराबर 100 आधार है ना, जो कि 2001 इंग में शामिल किया गया, जबकि अजमेर ने भी भीलवाड़ा और जयपुर ने। अभी पूछा गया है 2016 का, जिसमें शामिल नहीं है, तो अजमेर को शामिल नहीं, इसकी जगह अलवर को कर दिया। अभी यही लाइन यहाँ देखो आप कि वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला में श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा माह कौन सा, सितंबर को महीनों 2020 से नवीन आधार वर्ष कौन सा 2016 बराबर 100 के अनुसार जारी किया जा रहा है, जिसमें राज्य में अजमेर केंद्र के स्थान पर अलवर केंद्र को शामिल कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2016 दे दे तो बिंगमा अजमेर को नहीं है, अलवर ने शामिल कर दी। और अगर पहला वो पूछ ले कि 2001 तो भाई इसमें था, ठीक है, उसमें था अजमेर भी था, भीलवाड़ा भी था, ये तीनों ही थे जयपुर, यानी कि 2001 में ये तीनों ही थे, अजमेर जयपुर भीलवाड़ा। और अब वर्तमान में अलवर ने शामिल कर दियो ओकोनी, ठीक है। थोड़ी सी लंबी बन जाएगी क्लास, पर अच्छे से देखना, क्वेश्चन कहीं से भी टपक सकता है। अब क्वेश्चन कठू ही बन सका भाई। कृषि व संबंधित क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर मूल्य की, जो कि 2011-12 व 2020-21
2021 की तुलना में 2024-25 में कितनी वृद्धि दर्शाता है? तो ये देखो क्वेश्चन 3.94% वृद्धि दर्शाता है। अब मैं फटाफट करूंगी कि वर्ष 2024-25 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन जो कि 1.98 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। और राजस्थान राज्य में पशुधन क्षेत्र से होने वाली आय में ये देखो, इनको पढ़ो, दूध का 80.17% योगदान है, ठीक है ना, और अंडे को 0.62%। अब सबू कम किंग दिखा था ना, अंडे को दिखा 0.62%, सबू ज्यादा किंग दिखा है दूध को 80.17%। दूध पी के ताकत आवे तो यहाँ रख लो जब ज्यादा। और मांस को 6.41% और अन्य को 12.80%। ऐसे ही ध्यान रखो। मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान में कृषि गणना जो कि 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या, ये ध्यान रखना, 76.55 लाख। और वर्ष 2015-16 में कुल कृषि जोतों का क्षेत्रफल कितना था? कितो भाई? तो 208.73 लाख हेक्टेयर। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसतन आकार कितने हेक्टेयर रहा? तो 2.73 हेक्टेयर। इसको लगा लो इंपॉर्टेंट। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का जो औसतन आकार है वो रही 2.73 हेक्टेयर। आगे देखो, राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित पूछ ले, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या पूछ ले तो 7.75 लाख। महिला 775 यहाँ रेवेल 7.75 लाख, ठीक है। और आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान में फसलों का उत्पादन में स्थान, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे ही मैंने वैसे इनकी फसलों से एक अलग से क्लास डाल रखी थी, वो भी देखो तो देख लेना चाहिए। तो देखो राजस्थान में फसलों के उत्पादन में पहला स्थान पर कौन कौन है? देखो पहला स्थान पर मैंने ट्रिक से भी एक वीडियो डाल रखी है, इसकी देख लेना। राई और सरसों भी है पहले स्थान पर, ग्वार भी पहले नंबर पर है, बाजरा भी है, कुल तिलहन पोषक अनाज ये सारा पहले नंबर पर है। राई और सरसों की 46.13% और ग्वार 90.36%, बाजरा 44.66% और कुल तिलहन पोषक अनाज ये सारे के सारे पहले नंबर पर है। मूंगफली किया हुआ है भाई, मूंगफली का ये 2 गोटा सा हुआ है, मतलब आप छोला मोस्टली अपन 2 मिल जाएगा, कई बार 3 भी मिल जाए ना। मूंगफली है तो मूंगफली में कितना लागत था ना, ये इधर का जोड़ सा 2 लागत, तो मूंगफली 2 नंबर पर है, ठीक है। और राई, सरसों, ग्वार, बाजरो, कुल तिलहन पोषक अनाज पहले नंबर पर है। तीसरा नंबर पर देखो चना, ज्वार, सोयाबीन, कुल दलहन। अब कुल दलहन है ना, इन लियो तीसरे नंबर पर। दलहन में 3 आवा है, देखो दलहन और दाल हुई चणों बने, ठीक है। तो कुल दलहन, चना ये दोनों ही तीसरे नंबर का ले लो, क्योंकि दलहन में 3 दिख रहा है। और ज्वार, सोयाबीन ये भी ध्यान रखना, ये भी तीसरे नंबर पर है, क्योंकि अब सोयाबीन को लिखते हैं ना तो 3 से भी ऊपर चला गया देखो सोयाबीन लिखने में, तो ये तीसरा नंबर ले लेना, थोड़ा सा कैसे दिमाग में बिठा लो भाई। फिर आगे देखो, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में अगर क्वेश्चन आता है कि 50 किसानों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो 10,000 रुपया करी जावे। और उद्देश्य ध्यान रखना, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत देखो इनको जो उद्देश्य है, रासायनिक उर्वरकों को उपयोग कम करना और जैविक खाद व नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देना। और प्रदेश के वर्ष 2024-25 में अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न व कुल उत्पादन होने की संभावना कितनी है? तो 267.67 लाख मैट्रिक टन। और ये अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो एक ही पेज रहा है, फिर ये हो जाता है कवर कि राज्य में कितने केंद्रीय सहकारी बैंक दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान कर रहे हैं? तो 29 करे भाई। और जगह में देखो 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है और 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक, तो केंद्रीय सहकारी बैंक है जगह 29। और ये देखो क्वेश्चन कि ऐसा उद्यम यानी कि उद्योग, ऐसा उद्यम या उद्योग जिसमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश रुपए यानी कि 1 करोड़ से अधिक नहीं है। 1 करोड़ तो मतलब आंगा जगह संयंत्र, मशीन, उपकरण है, आंग में निवेश है वो 1 करोड़ ज्यादा को नहीं। और जो जो वार्षिक कारोबार है वो कितना रुपया ज्यादा कौन है, यानी कि 5 करोड़ ज्यादा नहीं हो, तो वो कौन सा आएगा? वो आएगा सूक्ष्म उद्योग में। अब तीनों को देखो, मैं इसको आप कैसे याद रख सकते हो? देखो सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। आप देखो सूक्ष्म उद्योग में तो सूक्ष्म है छोटा सा, ये लो, ठीक है ना, और लघु है बड़ो, और मध्यम उद्योग एक लघु और एक सूक्ष्म, तीनों को कैसे भी आप ऐसे याद रखो। तो जो सूक्ष्म उद्योग है ना, ऐसा उद्योग जिसमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश यानी कि संयंत्र और मशीनरी को जो निवेश में उपकरण है वो 1 करोड़ रुपयों ज्यादा ना हुआ है सूक्ष्म उद्योग में।
और 5 करोड़ रुपया से वार्षिक कारोबार नहीं हो, तो वार्षिक कारोबार 5 करोड़ हो, और जो कि 1 करोड़ रुपए से अधिक उपकरणों में और मशीनरियों में निवेश ना, वो है सूक्ष्म उद्योग में। 1-5 आड़ो लेगा, मतलब ये चाल के चलो 1 और 5 करोड़, या 1 करोड़ तो मशीना में, 5 करोड़ को वार्षिक कारोबार में निवेश, तो 1 और 5 आड़ो लियो सूक्ष्म उद्योग में। फिर 10 और 50 आड़ो लियो लघु में। 10 और 50 यानी कि मशीना और उपकरण में निवेश 10 करोड़ ज्यादा ना हुए और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ ज्यादा ना हुए। 10-50 आड़ो लघु में लियो, 1-5 आड़ो सूक्ष्म में और 10-50 आड़ो लघु उद्योग है। फिर रहो मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग में जगह मशीनरी और उपकरण है, इनमें निवेश 50 करोड़ ज्यादा ना हुए, ठीक है, और वार्षिक कारोबार 250 करोड़ ज्यादा ना हुए। तो मध्यम में ज्यादा लेना 50-250 वाला मध्यम लो। लिखना में भी मध्यम ज्यादा है, देखो लिखना सूक्ष्म, लिखना में सूक्ष्म 3 शब्द में आ गयो, लघु 2 शब्द में आ गयो, मध्यम लिखने में 3 है तो सब ज्यादा लो 50-250, 50-250 यहाँ ले लो, याद रह जाएगा, शायद अब ना भूलोगा, याद भी रह जाएगा। तो अब आप इसको ना 1-2 बार पढ़ लेना अच्छे से और क्वेश्चन सच में बन जाएंगे।